हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस की जाए। कहाँ पर बात चल रही थी हम लोगों की? कौन सा टॉपिक चल रहा था? मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टोइकियोमेट्री की बात हो रही थी बेटा। लास्ट के हमने 3 लेक्चर्स में जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका डिस्कशन किया था। नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे क्या स्टोइकियोमेट्री बनती है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। याद है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना? सबसे पहली बात आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे। जब कभी भी आपको दो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा, दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया होगा, तो समझ जाना बेटा क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर सॉल्व होना है। पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाना, वो रेशियो मेथड से आपको जो बताया था, उसके बाद फिर क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। आज बेटा इस बेसिक कॉन्सेप्ट या मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पे एक लास्ट लेक्चर लेकर चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन चल रहा है आपका बेटा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कभी कभी इन पर भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से जो है लास्ट में ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोइकियोमेट्री का ही यूज होना है। देखो अभी क्या यूज होना है, अभी बात करेंगे उस चीज की जो है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में स्पेशली मैं 3 लॉ यहां पर डिफाइन करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 लॉ हैं। उसका डिस्कशन हम 1 बाय 1 लेकर चलने वाले हैं। आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से मैसेज कर दो, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू करा रहा हूं। कोई डाउट है किसी को तो बोलो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चैप्टर अभी वही चल रहा है बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सबके सब हेडिंग दे दो बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तब तक मैं आप लोगों से एक बार बात भी कर लेता हूं। स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, 1 मिनट इसको फिर से फोकस करता हूं मैं। आई थिंक अब ब्लिंक नहीं करेगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कमल, मुस्कान, लोहर, स्नेहा, मंथन, केशव, रेणु, आकाश, तूफानी, पवन, अभिषेक, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। यस आकाश, होमवर्क का क्या हाल है? आकाश ने मुझे रिमाइंड कराया, यस बोलो बाकी लोग। मैंने एक तो 2 क्वेश्चंस चलते चलते आपको दिए थे बेटा। आपको कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका या जल्दी से नोट कर लो और वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कर दिए बेटा सबने? ऑनेस्टली बताना मुझको। और मैंने कहा था कि भाई कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करना, कम से कम भाई 25-30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए होंगे बेटा। सैटरडे संडे पूरा ऑफ रहा है, मतलब मेरी क्लासेस का तो ऑफ रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप कहीं और बिजी थे, कहाँ पर थे, बट स्टिल इतना टाइम तो आपको निकालना चाहिए था बेटा। ऑनेस्टली सबके सब बताएंगे कि मैंने जो असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था, वो आप लोगों ने पूरा किया है क्या? अच्छा रेनू, हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, वो फिर कभी हो जाएगा। बट रेनू बेटा मुझे ना कभी 12th में रिमाइंड करा देना इस बात को, ठीक है बच्चा? होमवर्क का हाल बताओ रेनू, अभिषेक, पवन, आकाश और केशव, मंथन, स्नेहा, मुस्कान, लोहर, कमल, क्या हाल है बेटा होमवर्क का जो लास्ट लेक्चर में दिया था? जल्दी से बताओ, जल्दी से ऑनेस्टली बताओ कि डन या नॉट डन, बस इतना लिखो, डन या नॉट डन। आकाश कह रहा है कि इसे किया है, बहुत बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है स्नेहा, ओके। आप शायद मेरे ख्याल से उस दिन लेक्चर में जल्दी चले गए थे, ओके ठीक है बेटा। अच्छा रेनू, ओके ओके। नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आए वो कोई बात नहीं, मतलब आपने ट्राई करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, ट्राई किया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आकाश, रेनू, वेरी गुड बेटा। बाकी सबका क्या हाल है भाई जो है? बाकी सब बताओ। अभिषेक, अच्छा आउट ऑफ 2 आपने एक ट्राई किया था, बाकी बेटा नहीं किए? बाकी भी तो मैंने कहा था कि कम से कम 30 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेना, किसी भी बुक से अटेम्प्ट कर लेना। जो भी बुक में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो, शायद ओपी टंडन वगैरह में होंगे, या जो भी बुक आप फॉलो करते हो उससे ट्राई करने चाहिए थे बेटा जो है।
हाँ, इसने मुझे याद है कि आपने लास्ट लेक्चर बेटा अटेंड शायद नहीं किया था या जल्दी चली गई थी आप, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई नहीं, सबके सब होमवर्क पूरा कर लेना बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि मोल कॉन्सेप्ट आज मैं पूरा करा दूंगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, यस स्नेहा, ठीक है ठीक है। ओके आकाश बेटा, कहीं से भी किया, अच्छी बात है, एनसीईआरटी वगैरह सब सही है बेटा। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। और कोई डाउट हो तो एक बार मैं ग्रुप में कम्युनिकेशन चालू कर दूंगा फिलहाल कल तक के लिए, तो मुझे उसमें बता देना, ताकि मैं जिस दिन डाउट डाउट क्लास जनरली बेटा बेटर होगा कि हम वो फ्राइडे को रखा करें ना, क्योंकि अभी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो उस दिन सारा कुछ मैं डाउट डिस्कस कर दूंगा। अच्छा रेनू, सेकंड वाला नहीं आया तो बेटा अब बाद में देख लेंगे बच्चा उसको, ठीक है, मैं ग्रुप में उसको कम्युनिकेट कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा आगे चलूं बेटा, अभी आगे चलूं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना कि जो भी डाउट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बच्चा। अभी आगे चलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हेडिंग दे दिया बेटा सबने। देखो फर्स्ट लॉ हम इसमें लेकर चलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो हेडिंग तो ये भी, फर्स्ट लॉ की हेडिंग देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, COM, कंजर्वेशन ऑफ मास। जल्दी से लिखो जल्दी से लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, COM। क्या है ये लॉ, कोई आइडिया किसी को, बोलो, कुछ आइडिया है? कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व है, क्या मतलब है इसका? अच्छा आप लोगों ने क्या पढ़ा है पहले ये बताओ, चलो मुझको जो है कुछ लिख सकते हो मैसेज पे तो कन्वे करो, आप लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा शॉर्ट में लिख लो कि क्या पढ़ा है आप लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ मास का मीनिंग क्या है, फिर मैं इसको समझाऊंगा एक्चुअल तरीके से। आकाश ने कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक्चुअल वर्ड बोल दिया आकाश ने। आकाश बेटा वो वीडियो देखे थे क्या जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं? हाँ बच्चा, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखे हैं क्या? मास ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड, यस यस यस, देखिए ये मेरा ही लाइन है। हाँ हाँ स्नेहा, बिल्कुल ये बात भी सही है बेटा कि एक्चुअल में देखो वैसे तो बोला तो यही चाहता है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक से दूसरे फॉर्म में आप मतलब एक के मास को दूसरे के मास में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको और इजी वे में अगर हम लेके चले तो कंजर्वेशन का मतलब ये कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, वैसे ये फिजिकल रिएक्शन पर भी एप्लीकेबल होता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स का जितना भी अमाउंट रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट का जितना भी अमाउंट रिएक्ट करेगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का बन जाएगा, सीधी सी बात ये है, रिएक्टेंट का जितना भी अमाउंट रिएक्ट करेगा उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का बन जाएगा। ये मत पढ़ना बेटा ये स्टेटमेंट गलत है कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता। रिएक्टेंट आपने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, याद है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, जो एक्सेस रिएजेंट होता है उसका कुछ अमाउंट बच जाता है, तो भाई जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जिसका कुछ मास या अमाउंट बच गया वो थोड़ी ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कहानी हमको सही तरीके से बतानी होगी कि जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबका सब चलो स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे, लिखो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, लिखो बेटा ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन mass of reactants reacted, mass of reactants reacted, mass of reactants reacted is equal to mass of products formed, mass of products formed, products formed
यानी जितना रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया है, रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, रिएक्टेंट दिया है उतना नहीं, रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, जितना रिएक्ट किया है रिएक्टेड, ये इक्वल होता है बेटा प्रोडक्ट फॉर्म्ड के, प्रोडक्ट फॉर्म्ड के। तो आप खुद सोचो, बिना लिमिटिंग रीजन के नॉलेज लिए हुए कैसे कोई ये चीज समझ पाएगा? नहीं तो सीधे सीधे बुक में तो ऐसे लिख देते हैं कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता, रिएक्टेंट जितना रिएक्ट करेगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। अप्लाई करना सीखो इसको। अब कुछ नोट नहीं करना, जरा यहाँ पर ध्यान दो बेटा, फोकस करो, अप्लाई करना सीखो इसको। कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे चलो मैंने यही रिएक्शन ले ली, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, तो बैलेंस इक्वेशन होती है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ठीक है बेटा। अब सपोज करो कि हाइड्रोजन है हमारे पास 6 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन है हमारे पास सपोज कर लो 32 ग्राम, ये है हमारे पास। सो अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या क्या करोगे, सुनो। पहली बात मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रिएक्शन फॉर्म में लिख दिया है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। रिएक्शन दिए, दोनों के अमाउंट दिए। पहली बात आपको निकालनी है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, वही चीज है, वही क्वेश्चन अभी है बेटा, उसके के बेसिस पर सारा कुछ सॉल्व होना है, उसके नॉलेज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मुझे बताओगे मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ये निकाल के बताओगे। ठीक है, और तीसरी बात आपको बतानी, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नोट कर लो। नंबर 3 बात बताओगे बेटा कि जो एक्सेस रिएजेंट है उसका कितना मास रिएक्ट कर रहा है। मतलब लॉ मत लगाना, अभी लॉ हम बाद में चेक करेंगे, आप नॉर्मल तरीके से पहले सॉल्व करना, जैसे लास्ट लेक्चर में हम सॉल्व करे थे। एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट रिएक्ट कर दिया है, रिएक्टेड अमाउंट, रिएक्टेड अमाउंट of excess reagent, of excess reagent, reacted amount of excess reagent। excess reagent समझ गए बेटा, जो दूसरा वाला जो कुछ बच जाता है, तो कितना उसका रिएक्शन कर गया है, कुछ तो रिएक्शन करेगा उसका, 100% नहीं करेगा तो कितना करेगा वो भी आपको बताना है। ये सब मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके मुझे तीनों चीजें बताओ एक एक करके। पहले हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, आराम से टाइम लो, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, अभी कोई कुछ मैसेज नहीं करेगा, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है बेटा। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, टेक योर टाइम बेटा, फर्स्ट पार्ट का आंसर उसके बाद बताएंगे। आकाश ने आंसर बोल दिया है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा था, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, और मैंने इनके मासेस दिए थे, यहां पर ये आपको दिया था 6 ग्राम, कितना दिया था बेटा, 6 ग्राम ना, और आई थिंक ये दिया था 32 ग्राम। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पूछा था लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सेकंड पार्ट मैंने पूछा था आपको बताना है मास ऑफ वाटर कितना बनेगा, वाटर का मास कितना बनेगा। ठीक है, अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा। और थर्ड पार्ट था आपको बताना था मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड बताना था आपको। संदीप गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, लिमिटिंग रीजेंट आप मोस्टली कह रहे हैं ऑक्सीजन है, तो चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब वाटर कितना बन रहा है, रेनू का आंसर आ चुका है, मास ऑफ वाटर इज 36 ग्राम, मास ऑफ वाटर रेनू कह रही है 36 ग्राम। आकाश कितना, 36 पक्का बेटा, पक्का, ओके ओके। और अब ये पता लगाओ चला कि जो दूसरा एक्सेस रिएजेंट है वो कितना रिएक्शन कर रहा है। लॉ मत अप्लाई करना, पहले नॉर्मल तरीके से कि 32 ग्राम के साथ ये कितना रिएक्शन कर रहा है ये पता लगाओ जरा, 32 ग्राम के साथ ये कितना रिएक्शन कर रहा है ये पता लगाओ बेटा, 32 ग्राम के साथ ये कितना रिएक्शन कर रहा है। थर्टी टू ग्राम के साथ ये कितना रिएक्शन कर रहा है।
आकाश कह रहा है कि सर 2 मोल का रिएक्शन 2 मोल्स अनरिएक्टेड है। अच्छा, तो 2 मोल्स अनरिएक्टेड है तो 4 ग्राम हाइड्रोजन। बेटा अनरिएक्टेड या रिएक्टेड? आकाश अनरिएक्टेड बोल रहा है बेटा, इसका मतलब रिएक्शन जो है 2 ग्राम ने किया है, पक्का? आप ही लोग आंसर बताओ बेटा, उसके बाद फिर हम लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आई थिंक सबने कर ही लिया होगा, मैं आप ही की बात मान रहा हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। मैं अज्यूम करूं कि आपने कहा है O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट ही है। ओके, दूसरी बात मैंने पूछी कि वाटर कितना बनेगा, तो आप लोग के मोस्टली आंसर्स आ रहे थे सर 36 ग्राम 36 ग्राम। सो मैं चलो अभी 36 ग्राम ही एक्सेप्ट कर लेता हूं। तीसरी बात मैंने पूछी बेटा कि दूसरा वाला जो रिएजेंट है इसका कितना अमाउंट रिएक्शन कर रहा है, कितना अमाउंट रिएक्शन कर रहा है। रेणु का कहना है कि एक्सेस रिएजेंट 1 ग्राम। आकाश कह रहा है कि सर नहीं 2 ग्राम हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया। देखो इसमें गलती क्यों हो रही है, एक मिनट, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखो देखो चेक कर लेते हैं इसको, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है आपका। एक्सेस रिएजेंट ने कितना रिएक्शन किया है ये पूछ रहा हूं मैं, कितना किया है, बच कितना गया वो नहीं पूछ रहा हूं बेटा मैं। वाटर तो आपका 36 ग्राम आ गया, चलो इसको लिखकर अभी छोड़ देते हैं, अभी चेक करेंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है बेटा। कुछ लोग वही शायद मेरे ख्याल से कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं, मैंने कुछ राइट बाय लेफ्ट लास्ट लेक्चर में बोला था बेटा, वो आप ये देखा करो कि इसको क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। या तो आप ऐसे करा करो, जो दिया है उसको लेफ्ट साइड में लिखा करो, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन हमें नोन है और हमें निकालना क्या है, हमें इसके बेस पे निकालना हाइड्रोजन। तो ये 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन जो है 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना बेटा। तो अब 32 ग्राम कितने के साथ करेगा, 32 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया। अच्छा 32 ग्राम का मतलब तो उतना ही हो गया भाई, 1 मोल ही हो गया। अच्छा ये 1 मोल ही दिया हुआ था, 1 मोल ही दिया था, तो 1 मोल तो डायरेक्ट 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब हो गया कितना, 2 इंटू 2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, यानी 4 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है, 4 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, 4 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसने यस 4 ग्राम के साथ। अब देखो यहां पर, अब जरा ध्यान से सबके सब देखना, देखो क्या क्या आ गया, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, एक बार फिर से लिख रहा हूं। हमारे पास ये रिएक्शन थी 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन कितना रिएक्शन किया, रिएक्शन कितना किया हाइड्रोजन, 4 ग्राम रिएक्शन किया है। ऑक्सीजन ने कितना रिएक्शन किया, ऑक्सीजन तो भाई पूरा का पूरा 32 ग्राम रिएक्शन कर लिया, 32 ग्राम। और वाटर कितना बनाता है, हमने पूरा का पूरा मेथड से निकाला था 36 ग्राम। अब हमें चेक करना है कि क्या यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है, बिल्कुल होगा। देखो रिएक्टेंट ने कितना रिएक्शन किया, टोटल 4 प्लस 32, यानी कितना रिएक्शन किया, 36 ग्राम रिएक्शन किया। और प्रोडक्ट कितना बना है, देख लो यहां पर जो है प्रोडक्ट भी 36 ग्राम बना हुआ है, दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं, अरे नहीं आ रहे, जितना रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया उतना ही प्रोडक्ट बन के आ रहा। तो आप मेथड से निकालो, और या फिर अब क्या करना, आज के बाद जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए और उसने पूछा कि भाई प्रोडक्ट भी बताओ और दूसरा वाला रिएक्टेंट भी बताओ, तो दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई एक सॉल्व कर लेना। जैसे आपने वाटर सॉल्व कर लिया था, वाटर आपका आ गया था सेकंड पार्ट में 36 ग्राम, तो हाइड्रोजन नेचुरल सी बात है कितना रिएक्शन करेगा, आपने देखा 36 माइनस 32 तो कितना करेगा, 4 ग्राम। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास सारे रिएक्शन पे वैलिड होगा, पक्का वैलिड होगा, डरने की जरूरत नहीं। कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो बात अलग है। हाँ इस चीज का यही हो सकता है, पता चले कि आपने वाटर ही अगर गलत निकाल रखा होता तो ये भी गलत आ जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास सारी रिएक्शन पे वैलिड होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये है कंजर्वेशन ऑफ मास कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा पक्का प्रोडक्ट उतना ही बन के आएगा। ये हमने स्टोइकियोमेट्री मेथड से प्रूफ भी कर दिया इस बात को, समझ में आ गया बेटा ये सबको। रेनू अभी तो बताया बेटा, थर्ड पार्ट का आंसर 2 ग्राम आ रहा है बेटा, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट, ये देख डायरेक्ट है बच्चा, सीधे सीधे। 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल कर रहा है,
और क्वेश्चन में भी उसने 1 मोल ही दिया हुआ है, बाई चांस उतना ही दिया जितना बैलेंसिंग मोल है। तो 1 मोल से करता है 2 मोल, 2 मोल को हमने ग्राम में चेंज करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ग्राम ही तो आ रहा है आंसर बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें तो। आकाश बेटा, ये जो चीज होती है ना बेटा, ये जो आपका डेल्टा एमसी स्क्वायर होता है, ये कहाँ होता है ये आगे बताऊंगा, ये जब हम रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक पढ़ेंगे कभी 12th में बेटा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, वैसे हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाओ में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं है उसका। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स बोलते हो या न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हो, पता नहीं वहां पर आप फिजिक्स में क्या कहते हो, उसमें एप्लीकेबल होता है जब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। सो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि कुछ मास तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग मास होता है वो एनर्जी बन के उड़ जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। सो रिमेनिंग जो मास है, जितना मास का लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बिल्कुल वैलिड होता है वो, न्यूक्लियर रिएक्शन पे वैलिड होता है। यहां पर अभी परफेक्ट केमिकल रिएक्शन से बेटा, केमिकल रिएक्शन में नहीं होता वो चीज, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए वो चीज नहीं होती बेटा। अच्छा, एक 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 क्वेश्चन में और एक बार आप चेक कर लोगे, चेक करके देख लेते हैं, मतलब लॉ मत लगाना, चेक करके देख लेते हैं एक बार और, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, रिएक्शन है सपोज C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है। सपोज करो कि कार्बन का हमें दिया है 24 ग्राम, और ऑक्सीजन का सपोज करो बेटा हमें दिया हुआ है 16 ग्राम। तो आपको पहली बात तो यह बताना है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, दूसरी बात आपको यह बताना है कि कितना CO2 बनेगा। शुरू हो जा, क्यों वेट कर रहा हूं, मैं क्या पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। और तीसरी बात आपको यह बताना बेटा कि एक्सेस रिएजेंट ने कितना रिएक्शन किया, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। अभी लॉ मत लगाना, लॉ को हम चेक करेंगे, ठीक है, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड आपको, ताकि चीजें आप कंफर्म हो जाएंगी कि अच्छा ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो फोर्थ में फिर हम चेक करेंगे कि चेक वैलिडिटी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लास्ट में जाके हम चेक करेंगे। पहले कैलकुलेशन से करो ये सारे पार्ट, चलो शुरू हो जाओ, शुरू। गलत मत करना, लॉ मत लगाना, लॉ मत लगाना, लॉ को बाद में चेक करेंगे, ताकि आपको यह भी हो जाएगा कि अच्छा मैंने कहीं गलत कैलकुलेशन तो नहीं करी है। अच्छा, आंसर आने शुरू हो गए। स्नेहा ने कहा कि O2 जो है लिमिटिंग रीजेंट है, रेनू भी O2 लिमिटिंग रीजेंट करी, ओके। मैं तो रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर लग रहा है तो कैरी करो, आगे कैरी करो, आगे चलो। स्नेहा ने कहा है 44 ग्राम CO2 बनेगा, ओके बेटा। अच्छा, आगे चलो। रिएक्शन पहले चेक कर लेना, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, मैं क्यों करके दूंगा बैलेंस, ये आपका काम है, मैं क्यों करूं, आप देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अभिषेक ने भी कहा O2 LR है, ओके ओके, O2 LR है, इसका मतलब मेजॉरिटी करे तो ये तो कंफर्म लग रहा है मुझको। चलो आगे चलो, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, स्नेहा ने आंसर किया, आकाश भी 44 कह रहा है, ओके। थर्ड पार्ट का आंसर निकालो बच्चा, एक्सेस रिएजेंट ने कितना रिएक्शन किया, थर्ड पार्ट भी बता दो बेटा। थर्ड पार्ट आकाश कह रहा है कि थर्ड पार्ट का आंसर 12 ग्राम है, ओके ओके। 44 रेनू का भी आंसर आ रहा है। अभिनव भी कह रहे हैं कि भाई O2 ही जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, अच्छा ठीक है बेटा, O2 लिमिटिंग रिएजेंट तो बच्चा कंफर्म हो गया बेटा, आप सभी लोग बोल रहे हो। सेकंड थर्ड पार्ट के आंसर निकालो बच्चा, सेकंड और थर्ड पार्ट के आंसर सबके सब बताएंगे। अब जिनके पूरे आंसर आ गए वो जरा कंजर्वेशन ऑफ मास चेक करके देखिए अपना, जितना रिएक्टेंट टोटल रिएक्ट कर रहा है क्या उतना ही पक्का प्रोडक्ट कैलकुलेट होके आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक करो जल्दी से, बाकी लोग बताएं। अभिनव आंसर करेक्ट था बेटा, क्यों डिलीट कर दिया उसको,
अच्छा अविनाश, सॉरी अविनाश, अविनाश सॉरी बेटा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे अचानक से वो अविनव दिखाई दिया। ओके और रोहित, बहुत लेट है बच्चा, तू बहुत लेट है। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुरू हो जा, शुरू हो जा, नो प्रॉब्लम। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, इससे पहले किया हुआ है बेटा। चलो 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 जल्दी से। बाकी जिनका आंसर आ गया वो अपने आप चेक करो, कंजर्वेशन ऑफ मास सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। और नहीं लग रहा है तो खुद समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। ये तो है तरीका इस चीज का, कंजर्वेशन ऑफ मास का फायदा उठाया। अच्छा लिमिटिंग रीजन तो आप सबने मुझे बताया था O2 में, आप ही लोग की बात मानते हुए चल रहा हूं, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सब ने O2 कहा था। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरे ख्याल से काफी लोगों ने मुझे 44 44 44 लिखा है। आकाश, रेनू और स्नेहा का आंसर 44 ही था। चलो मैं आप ही की बात मानता हूं कि 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तीसरी बात मैंने पूछी थी, एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्शन करेगा, तो आकाश ने कहा 12 ग्राम करेगा, रेनू ने कहा 12 ग्राम करेगा। पक्का बेटा? बट मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों चीजें नहीं बारी, कंजर्वेशन ऑफ मास फिट नहीं हो रहा है। देख लो, यानी कोई ना कोई पार्ट तो गलत निकाला। अब मुझे मत कैलकुलेट कराओ भाई, अपने आप कैलकुलेट कर लो इसको। O2 कितना मोल दिया भाई यहां पर? 32 का मतलब ये हो गया 0.5 मोल्स, ठीक है। और कार्बन कितना दिया है? कार्बन दिया है 2 मोल। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। अब उसके बाद आपने लिमिटिंग रेजेंट निकाला तो गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल, तो O2 लिमिटिंग रेजेंट, ये तो सही बताया आप लोगों ने बेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बताना था, तो 1 मोल O2 से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो आधे मोल से आधा बनेगा। अरे बेटा क्या कर रहे हो? देखो ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है, ये गलत निकाला तुमने। देखो देखो सब ये गलत बताया बेटा आप लोगों ने। 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन के हिसाब से देखो, 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, बनता नहीं बनता बेटा जो है। सो आधा मोल ऑक्सीजन दिया, आधा मोल दिया, तो आधे मोल से आधा मोल बनेगा, तो इसका आंसर 0.5 मोल आएगा। और 0.5 मोल का मास कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, 44 का आधा यानी 22 ग्राम आएगा इसका आंसर। CO2 22 ग्राम आएगी। गलत बता रहे हो बेटा, CO2 22 ग्राम होगी, CO2 22 ग्राम होगी बेटा। अब थर्ड वाला एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्शन करा? एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्शन करा? अब स्नेहा कह रही है 6 ग्राम, यस ये मुझे करेक्ट लग रहा है। यस 12 ग्राम नहीं आएगा, 6 ग्राम आएगा। कैसे आएगा? देखो एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्शन किया ये हमें निकालना है भाई जो है। तो पहले रिएक्शन के हिसाब से देखो कितना कितने से रिएक्शन कर रहा है, पहले रिएक्शन के हिसाब से देखा करो बेटा, कंफ्यूज मत हो। रिएक्शन कहती है कि 1 मोल से 1 मोल कार्बन रिएक्शन करता है, 1 मोल ऑक्सीजन से कितना? 1 मोल कार्बन रिएक्शन करता है, ऐसे लिख देता हूं मैं। सो हमें बताना आधे मोल ऑक्सीजन से कितना कार्बन रिएक्शन करेगा। आधे मोल से आधा मोल करेगा। आधा मोल कार्बन का मतलब कितना मास हो गया बेटा? इसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटा 6 ग्राम आ जाएगा, 6 ग्राम आएगा। थर्ड पार्ट का आंसर भी गलत हो रहा है, स्नेहा ने करेक्ट बताया। रेनू, आकाश बेटा करेक्शन करो, थर्ड पार्ट का आंसर जो है 6 ग्राम आ रहा है बेटा। अच्छा आकाश ठीक है, जो मिस्टेक किया बेटा उसको चेक कर लो। अब पक्का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो जाएगा। अब देख लो आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो जाएगा। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। कितना कितना रिएक्शन किया? कार्बन ने कितना रिएक्शन किया? 6 ग्राम, अभी हमने कैलकुलेट किया, फ्रेश कैलकुलेट किया है। ऑक्सीजन तो पूरा का पूरा रिएक्शन कर गया। ऑक्सीजन ने कितना रिएक्शन किया? पूरा 16 ग्राम जितना दिया हुआ था। और CO2 हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 22 ग्राम। अब जरा चेक कर लो टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। टोटल करो रिएक्टेंट का, 6 प्लस 16 कितना हो रहा है? 22। और देखो प्रोडक्ट भी उतना ही है, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। सो रिएक्टेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रूफ हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल सही है यहां पर, बिल्कुल सही है यहां पर। रेनू क्या पूछ रही बेटा?
आधा मोल ऑक्सीजन, बेटा आधा मोल क्वेश्चन में आधा मोल ही दिया हुआ है। आप बैलेंसिंग मोल को एक्चुअल मोल समझ लेती हैं क्या बेटा? बैलेंसिंग मोल तो सिर्फ हमें यह बताता है कितने के लिए कितना होना चाहिए। 1 के लिए 1 होना चाहिए, रिएक्शन के हिसाब से 1 के लिए 1 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में 1 मोल नहीं दिया, क्वेश्चन में आधा मोल दिया, तो आधे मोल के लिए कितना होना चाहिए? आधा मोल। ये चीज मैंने लिखा है बेटा, ठीक है? ओके, चलो चलो, अच्छी बात है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत हो गया बेटा, समझ में आ गया कंजर्वेशन ऑफ मास? समझ में आ गया ना? आज से पहले कभी रट्टा लगाया होगा, पता नहीं क्या किया होगा। ये एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्री का पूरा यूज है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, आगे चलें बेटा। अब चलो आगे चलते हैं, हम दूसरे लॉ को स्टडी कर लेते हैं। अभी 2 और इंपॉर्टेंट लॉ मुझे बताने बेटा। सेकंड लॉ पे चला जाए, चलो सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हेडिंग लिख लो मेरे साथ साथ बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट भी बोल सकते हो, डेफिनिट भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट, फिक्स, कांस्टेंट एक ही बात है, लिख लो कैसे भी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जल्दी से हेडिंग दो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हेडिंग दो बेटा। अब मैसेज बीच में कोई मत करना, ठीक है? डिवाइस साइड में रख दिया मैंने, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इस चीज को। हेडिंग हो गया? अब चलो यहां फोकस करो। ये बहुत सिंपल सा लॉ, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्या कहता है ये लॉ? ये सिर्फ इतना बोलता है कि जैसे कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड, एलिमेंट नहीं, कंपाउंड। कंपाउंड समझते हो ना? अरे कंपाउंड जो है मिनिमम 2 टाइप के एलिमेंट के मिलने से बनता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कंपाउंड है, अमोनिया NH3 एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड होते हैं। जैसे H2O एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, NH3 कंपाउंड है। और अगर अकेला अलग अलग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है। ये एलिमेंट है। एलिमेंट की बात यहां नहीं हो रही बेटा, यहां पर किसकी हो रही है? कंपाउंड की हो रही है। अब सुनो क्या चीज होता है। अरे लिखो नहीं, यहां देखो, पहले यहां देखो क्या होता है बेटा। ये किसी भी कंपाउंड की अगर आप बात करें, उसको आप कैसे भी बनाओ, कहीं से भी लेकर आओ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बनेगा। नहीं बनेगा बेटा? वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। ये अमोनिया किससे बना? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। तो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ये उनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है। अब जैसे पानी की बात करें, पानी कहीं से भी लेके आओ, चाहे मेरे घर का पानी हो, चाहे आकाश के घर का पानी हो, चाहे स्नेहा के घर का पानी हो, चाहे रेनू के घर का पानी हो, चाहे अभिषेक के घर का पानी हो, कहीं से भी पानी उठा लो आप, चाहे किसी भी लेबोरेटरी से पानी उठा लो, अल्टीमेटली उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा वो एक फिक्स्ड रेशियो होगा। एकदम बकवास है, कुछ सेंस नहीं है। अरे ठीक है, फिक्स तो हो गई, जब कंपाउंड सेम है तो वही तो होगा। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे घर का पानी और किसी और के घर का पानी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लॉ है, लॉ है तो लॉ को थोड़ा इज्जत की तरह से पढ़ना पड़ेगा। बट ये बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है, जैसे वाटर की बात मैं कर रहा हूं, चलो इसी को समझा देता हूं। वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है। कितना होगा? हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2 ग्राम है। अरे 2 ही तो होगा, एक H1 होता है और 2 H लगे हुए हैं तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो इनका हमेशा रेशियो 2:16 या आप कह सकते हो 1:8 रहेगा। अगर मैंने 2 से कैंसिल कर दिया इसको तो 1:8 रहेगा। चाहे कहीं से भी वाटर उठा लो। तो मेन बात पता है क्या बेटा? देखो ये लॉ तो इजी है, पहला लॉ भी अब बहुत इजी हो गया, अभी तीसरा लॉ बताऊंगा वो भी बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। मेन बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब टेस्ट पेपर में, एग्जामिनेशन में सामने से कोई लॉ पूछा जाता है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ डेटा लिख दिया, अब समझ नहीं आता है कौन सा लॉ है करके। तो बहुत इजी सी बात है, अगर मासेस की बात हो रही है, प्रीवियस लॉ की बात कर रहा हूं, अगर रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास की बात हो रही तो समझ जाना कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहा है। और सिंपल सी बात अगर करें, एक कंपाउंड है उसमें इन एलिमेंट का रेशियो ये है, बताओ कौन सा लॉ होगा? अरे किसी अकेले कंपाउंड की बात कर रहा है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगला जो थर्ड लॉ आएगा वो भी बताता हूं। तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉ था बेटा, आधे मिनट का लॉ था, कहने का मतलब ये। ठीक है, समझाने में टाइम लग गया। चलो लिख लें इसका स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट लिख लेते हैं, चलो लिखेंगे सबके सब स्टेटमेंट बेटा। लिखो, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, समझ रहे हो, मतलब सोर्स कुछ भी हो, कहीं का भी पानी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, irrespective of source, comma, elements always have, elements always have, elements always have a fixed proportion, elements always have a fixed proportion, fixed proportion in formation of, in formation of any compound, in formation of any compound, in formation of any compound। ठीक है ना बेटा, एग्जाम्पल लिखना तो पानी का लिख लो, और क्या करोगे, लिखो फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, जो बोर्ड पे लिखा है यही नोट कर लो ना बस, और क्या करना है बेटा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर के अंदर, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, ये लिखा हुआ है बोर्ड पे बेटा, ऐसे नोट कर लो। मतलब पानी कहीं से भी लो आप, कोई भी सोर्स हो, आप चाहे लैब में जाके बनाओ, चाहे आपके घर में जो सप्लाई आ रही है पानी की उसको चेक कर लो, चाहे किसी भी नदी नाले का पानी उठा लो, अल्टीमेटली उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही मिलेगा। कुछ नहीं, तुम अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, क्योंकि थर्ड लॉ थोड़ा और इंटरेस्टिंग आ रहा है, उस पर डिस्कशन किया जाए। हो गया नोट? अरे हो गया नोट, चले आगे। अच्छा चलो चलो, नंबर 3 लॉ पे चलते हैं बेटा। आप बस ये लास्ट लॉ है, वैसे लॉ तो बेटा और एक है, बट उसके क्वेश्चंस वगैरह जेईई या नीट में नहीं आते, मेन ये 3 लॉ से रिलेटेड ही क्वेश्चन घूमते रहते, तो मैं मेन बता रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी भी बोलती है कि भाई ये 3 ही मेन लॉ है आपके जो। सो नंबर 3 लॉ पे चल रहे बेटा, कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, अब मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, स्पेलिंग देख लेना, गलती होती है मेरी स्पेलिंग। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हेडिंग दो बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है बताओ। हाँ रेनू बिल्कुल बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो रेशियो उतना ही मिलेगा, वो बात अलग है कि जो इम्प्योर पानी, गंदा पानी, कूड़ा कचरा मिला हुआ तो दूसरी चीजें आके मिल गई, वो एक अलग चीज है, बट उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वही मिलेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कभी डिस्टर्ब नहीं होने वाला। बोलो इस लॉ के बारे में कुछ पता है तो बताओ। अब किसने वीडियो देख रखे होंगे तो वो समझा देगा वहां से, मैंने बहुत अच्छी तरह से वीडियो में एक्सप्लेन कराया हुआ है ये, नहीं तो आपने क्या पढ़ा हुआ है जरा लिखो तो जरा, क्या पढ़ा है इसके बारे में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रेनू मैं ये कह रहा हूं कि बेटा सेम कंपाउंड का रेशियो सेम होता है बच्चा, सेम होता है, मैंने डिफरेंट कब बोला, मैं कह तो रहा हूं कि डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर, कोई भी पानी हो, अल्टीमेटली उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, उसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहेगा। अच्छा रेनू आप अगले लॉ का मीनिंग बता रही हैं क्या, अच्छा 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 अच्छा, आई थिंक ओके ओके ओके, आपने अगले लॉ के मीनिंग लिखा है क्या, क्या जानते हो बच्चा जल्दी से बताओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अच्छा अच्छा हाँ रेनू समझ गया बेटा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि पुराने वाले पे आपको डाउट दे रही, ओके। आकाश बेटा जो आप D2 और H2O बोल रहे बेटा, ये तो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए ना बेटा, मतलब हाइड्रोजन का दूसरा भाई आ गया है, तो कैसे रेशियो कंपेयर करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H और O को कंपेयर करो, या फिर D और O को कंपेयर करो, तो या तो D2O 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 लो अलग अलग घर से आप जो, तो उसको कंपेयर करो बेटा, ये तो कंपाउंड अलग अलग माने जाएंगे बेटा आपके। अच्छा आकाश, ओके, मैं बार बार कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आपने प्रीवियस, अच्छा आप भी इसी चीज की बात कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। मल्टीपल का मतलब फिर क्या बन रहा है यहाँ पर, डिफरेंट का मतलब तो फिर डिफरेंट प्रोपोर्शन लिख देते हैं, इसको मल्टीपल वर्ड यूज किया है, मल्टीपल का क्या मतलब होगा यहाँ पर जो है,
स्नेहा ने कुछ लिखा, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। यस, ओके। मुझे एक्चुअली अपना 11th का टाइम याद आता है, मैं सही बताऊं, मुझे नहीं समझ में आया था लॉ जो है, उसके बाद थोड़ा समझा कि इसका मीनिंग क्या बनता है। वही बात है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट तरीके से बुक्स में लिखा हुआ है जिसका एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आता। समझो, अब सुनो, रट्टा मत मारो। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटे कि रट्टा मत मारो किसी भी चीज पे, पहले समझो। हाँ ठीक है, कुछ जगह पर केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है कि हमें मेमोराइज तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, बट उसको समझो भी बेटा। देखो क्या चीज है, कहानी की शुरुआत होती है अगर दो एलिमेंट, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, पेन डाउन कर लो सबके सब। कोई दो एलिमेंट हैं जिनके मिलने से कम दो कंपाउंड बनते हैं। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? आपका साइन जो बुक में स्टेटमेंट है वो बाद में लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, पहले समझो इसको। दो एलिमेंट, इन दोनों के मिलने से कम दो कंपाउंड बनने चाहिए, या दो से ज्यादा कंपाउंड बन जाए तो और अच्छा है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं सपोज, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, इनके मिलने से मुझे दो कंपाउंड याद आ रहे हैं। ये दो टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, एक तो बनाते हैं H2O और एक बनाते हैं H2O2। बात सही है ना बेटा? समझते चला एक एक स्टेप। दो एलिमेंट के मिलने से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हो, बिल्कुल बनते हैं भाई। तो अब एक काम करो, जरा इन सब कंपाउंड में इन एलिमेंट का रेशियो चेक कर लेते हैं, मास रेशियो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है इसमें? 2:16 है। यहां पर कितना है? 2:O2 हो गया ना, तो 32 हो जाएगा, 2:32 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या बात होती है? अरे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, यहां पर फोकस करो। अब क्या बात होती है बेटा? अब हर किसी एक एलिमेंट का अमाउंट इन सारे कंपाउंड में सेम बना दो। या तो सेम है तो अच्छी बात है, नहीं तो सेम बना दो किसी एक का। या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सारे कंपाउंड में, सारे का तो अभी तो दो ही है, खैर दोनों कंपाउंड में सेम कर लो, या हाइड्रोजन का अमाउंट जो दोनों में सेम करो, रेशियो के अंदर अमाउंट, रेशियो के अंदर अमाउंट। बाई चांस हाइड्रोजन का अमाउंट दोनों में दो और दो आ रहा है, तो चलो मैं हाइड्रोजन को ही पकड़ लेता हूं। तो किसी एक एलिमेंट का अमाउंट सारे कंपाउंड में सेम कर लो। अरे स्टेटमेंट बाद में बताऊंगा, वो फालतू चीज है, पहले समझो। किसी एक का अमाउंट सेम कर लो, कर दिया भाई जो है। अब जो दूसरा एलिमेंट बचा, उसका रेशियो कितना आया? ये 32 आया। तो इस दूसरे वाले एलिमेंट में जो एक रेशियो निकल के आएगा, वो एक सिंपल सा मल्टीपल रेशियो निकल के आएगा। 1:2 या 1:3 या 2:3, ऐसा कुछ रेशियो निकल के आएगा। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। समझाने के लिए हम एक एक स्टेप को हमने तोड़ दिया पूरा का पूरा। अब हम स्टेटमेंट में बना लेंगे। सबसे अच्छी बात है स्टेटमेंट खुद की लैंग्वेज में बनाना होना चाहिए। देखो क्या कहता है, देखो कैसे कैसे लिखा जाएगा। अभी लिखेंगे बाद में, पहले समझो। देखो मेरे साथ साथ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, यस, टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, यहां तक की बात हो गई। टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन देन एनी वन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन होता है। कोई एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन होता है, कोई एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड मास से कंबाइन होता है, उस एलिमेंट में कि सिंपल एक रेशियो निकल के आता है, 1:2 या 1:3 या 2:3, ऐसा कुछ सिंपल रेशियो निकल के आता है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। घुमा फिरा के जो ऐसी कहानी है। अब बेटे कुछ लॉ दिए तो साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझ के दिए होंगे, इसका कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा यूज होता होगा, ऐसी बात नहीं है। हमें भले अब इजी लग रही है चीजें। तो लिखना शुरू किया जाए। पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर एग्जांपल नोट कर लेंगे। चलो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे। इफ टू एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, लिखो बेटा, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, टू फॉर्म two or more compounds, two means TWO, two or more compounds, two or more compounds, then any one element, any
one element combining with fixed mass, combining with fixed mass of another element, combining with fixed mass of another element, always have a simple ratio, always have a simple ratio. मल्टीपल का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं, मल्टीपल का मतलब ये होगा कि भाई ऐसे मल्टीपल कंपाउंड बना रहा है, तो उससे रिलेटेड है बस, और कुछ नहीं है. सो ऑलवेज हैव अ सिंपल रेशियो. आगे बात समझ में. अब चलो बोर्ड का एग्जांपल नोट कर लो बेटा, आप सही से बोर्ड का एग्जांपल नोट कर लो. नितिन बेटा हेलो, काफी लेट आ रहे हैं बच्चा आप. बोर्ड का एग्जांपल नोट कर लो. हाँ, कहने का मतलब ये बेटा, यस यस यस, होल नंबर में, यस होल नंबर में फ्रैक्शन वगैरह नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा 1:2.3 आ जाए या 1:3.5 आ जाए, मतलब एक सिंपल रेशियो निकल के आएगा उसका. यस, होल नंबर रेशियो आएगा, करेक्ट. नोट कर लो बेटा बोर्ड का एग्जांपल. उसके बाद इसको अभी एक दो एग्जांपल पर अप्लाई करके देख लेते हैं. नोट हो जाए तो मुझे इंडिकेट करो बेटा, डन. ठीक है, नोट हो जाए तो मुझे इंडिकेट करो, डन. ओके ओके, आई थिंक सबका डन हो गया होगा बेटा. ठीक है ठीक है, रेणु अभिषेक इसने, ओके 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 ओके, ठीक है. अच्छा अब अच्छा, इसी एग्जांपल में एक चीज और देख लो ना बेटा. हमने तो चलो हार्डवेयर को फिक्स कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी दिख रहा था सी में. उल्टा भी करके देख सकते हो. अरे बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते. देखो उल्टा उल्टा भी बताता हूं, देखो 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 देखो, एक बार बस लास्ट वाले स्टेप देख लो एक बार फिर से. भाई इसमें कितना रेशियो था, 2:16. इसमें कितना था, 2:32. सपोज हम ऑक्सीजन को फिक्स करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन भाई यहां पर 16 और यहां पर 32 है. या तो दोनों को 16 बना लो या दोनों को 32 बना लो. चलो इसको 32 बनाता हूं. तो इसको 32 बनाने के लिए इस पूरे प्रोपोर्शन में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है बेटा. तो ये हो जाएगा 32, तो ये भी जो है डबल हो गया, 4 हो जाएगा. अब दोनों के दोनों 32 हो गए, ऑक्सीजन यहां भी 32 हो गया और ऑक्सीजन यहां भी क्या हो गया, 32 हो गया. ऐसे बना सकते हो सेम. क्या हो गया, डबल करके ट्रिपल कर, डबल करो तो एक का नहीं करना, फिर पूरे रेशियो का डबल करना पड़ेगा ना बेटा, दोनों का करना पड़ेगा. अब ऑक्सीजन को फिक्स करके दूसरा वाला चेक कर लेते हैं. भाई यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये आ रहा 4:2 में से कितना आ रहा है, 2:1. एक सिंपल रेशियो निकल के आ रहा है, 2:1. ऐसा नहीं कि 1:2, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ऐसा थोड़ी ना बोला मैंने. आगे पीछे लिखने से क्या हो गया, उससे जो है 2:1 आ सकता है, 1:2 आ सकता है, 3:1 आ सकता है, 1:3 आ सकता है, कुछ भी मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आएगा वहां पर. सिंपल का मतलब होल नंबर रेशियो निकल के आएगा. ये हो गया. अच्छा नितिन, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं बेटा. ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात. अब दूसरा एग्जांपल दे देता हूं ना. इसको क्यों लिख रहे हो तो लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. लिख रहे हो नहीं तो मैं एक फ्रेश एग्जांपल दे दूं. जब फ्रेश कर लो ना, बेटर होगा कि दूसरा एग्जांपल कर लो ना. चलो एक और एग्जांपल पे देखो. कार्बन और ऑक्सीजन, शुरुआत मैं कर देता हूं. ये मिलकर जो है हमारे दो कंपाउंड बनाते हैं. ये दो कंपाउंड बनाते हैं, कौन कौन से बोलो. अरे एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको पता है. चलो अब जरा चेक करेंगे इन कंपाउंड में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. चलो आगे आप बढ़ाओ अब इसको. मास का रेशियो लिखो दोनों कंपाउंड में, किसी एक को फिक्स करो, दूसरे का रेशियो निकालो. चलो चलो शाबाश, करो 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 करो, करो जल्दी से. हाँ रेनू बेटा, क्या आकाश ने कोई डाउट पूछा था क्या.
H2O D2O मैंने बता दिया बेटा, H2O D2O में थोड़ी ना लगेगा वो चीज जो है, मतलब पता नहीं कुछ और डाउट पूछा था कि बेटा, वो पीछे चले गया आई थिंक मैसेज में बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा डाउट पूछा था बच्चा, बाद में पूछ लेना। हाँ, इसमें किसको फिक्स कर रहे हो? चलो कार्बन को फिक्स करके निकालना तो जरा, कार्बन को फिक्स करके ऑक्सीजन में रेशियो निकाल के देखना तो जरा कितना कितना आ रहा है। ये आपने ऑक्सीजन फिक्स कर दिया तो कार्बन का निकाले, ठीक है, मतलब अब काटो नहीं उसको, जिसको भी कर दिया, जिसको भी कर दिया, किसी एक को फिक्स करके दूसरे का रेशियो निकालो तो एक होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो निकल के आना चाहिए। हो जाए डन तो यस कर दो बेटा, डन तो यस कर दो। आकाश ओके ओके ओके, ठीक है। रेनू ओके, और बोलो। हाँ बेटा, हाँ हाँ रेनू, यस यस यस, ये मैंने बताया बेटा, सिंपल, यस यस, सिंपल रेशियो का मतलब होल नंबर रेशियो, यस बेटा, होल नंबर रेशियो, हाँ बेटा, होल नंबर रेशियो, यस। फ्रैक्शन में नहीं होगा, मैंने बोला ना 1:2.3 नहीं होगा, या 2.3 रेशियो 3.5 ऐसा नहीं आएगा, डेसिमल्स में नहीं आएगा वो, होल नंबर रेशियो, यस यस यस। अभिषेक ओके ओके, हो गया होगा, ये तो सबका आसान है भाई। ये कितना है, 12:16 है, ये है 12 कितना है यहाँ पर, 32 है। चलो कार्बन तो सेम ही लग रहा है, तो सेम ही फिक्स कर देते हैं इसको, तो दूसरे को निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 16 इधर से आ गया, 32 यहाँ से आ गया, तो ये 1:2 आ रहा है इसमें, हो गया प्रूफ। इसके क्वेश्चन की पहचान बताओ कैसे करोगे? अरे सीधी सी बात है, जब वो कहेगा कि दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, बस अरे स्टार्टिंग की लाइन से ही क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है, चेक करके क्या देखने की जरूरत है, वो होगा ही होगा ना। तो जैसे ही देखा क्वेश्चन में कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, ये कुछ तो उसने कंपाउंड लिखे हुए हैं, हाँ ये कि कम से कम दो कंपाउंड होने चाहिए, अकेले एक पे थोड़ी ना लग पाएगा। तो जैसे ही आपने स्टार्टिंग लाइन देखी, टाइम बिना वेस्ट किए सीधे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बस। और एक ही कंपाउंड की बात हो रही है तो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो ये है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अगर रिएक्शन के हिसाब से कुछ मासेस दिए हुए तो कंजर्वेशन ऑफ मास। कितना इजी है भाई, अब कभी कंफ्यूज मत होना बेटा, अब कभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इस चीज में। एक और कर लो, चलो एक और कर लो, लिखो, लिखेंगे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं बेटा, लिखो ऑक्सीजन ऑन कॉम्बिनेशन, ऑन कॉम्बिनेशन फॉर्म, लिखो ना, फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में यहां पर बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, N2O, आप भी नोट करते चलो, N2O2, नहीं एक मिनट, N2O NO, N2O3 NO2, N2O5, ये 5 कंपाउंड बनाता है, ये 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, नोट कर लो। फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स N2O NO N2O3 NO2 N2O5। अब क्या करना है आपको, चेक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चेक, लिखो चेक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो शाबाश, चेक करो सबके सब, चेक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बता दो बेटा, चेक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चेक करके बस मुझे यस बोल देना है बस, ठीक है। इन 5 कंपाउंड में अब आपको देखना है, मास वगैरह करेक्ट लिखना भाई। एन कितना होता है, 14 होता है, सिंगल एन 14 होता है, सिंगल एन, और सिंगल ओ का एटॉमिक मास होता है 16, गलत मत लगाना बेटा। चलो हो जाए तो मुझे यस या डन बोल दो बेटा। रेनू ये क्या बात हुई, कहां से करें, ये पांचों में चेक करना है, 5 कंपाउंड है तो पांचों के नीचे उन सबके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका रेशियो लिखो, किसी एक एलिमेंट को फिक्स करो 5 में और दूसरे का रेशियो चेक कर लो।
दो एलिमेंट मिलके जो है दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या हो गया, दो बनाए, तीन कंपाउंड बनाए या 30 कंपाउंड बनाए, डर थोड़ी ना आपको जो है। जैसा काम अभी दो दो कंपाउंड के साथ करे थे, पांचों के साथ करो। ओके, आकाश बेटा, हाँ मास ही लेना होता है बेटा, मास बेटा, मास रेशियो से चेक करते हैं, यस बेटा, मास रेशियो से चेक करते हैं, नंबर ऑफ एटम नहीं बेटा, मास रेशियो से चेक किया जाता है बेटा। इसलिए हाँ बेटा, पांचों में चेक करना होगा, पांचों में आपस में चेक करना होगा, तो टोटल लास्ट में 5 रेशियो निकल के आएगा। जैसे कुछ पहले वाले का रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा का रेशियो, चौथे का और रेशियो पांचवे का, लास्ट में टोटल 5 नंबर बनेंगे रेशियो के अंदर, 5 नंबर। देखो ऐसा, नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, नंबर रेशियो, नंबर भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इधर फर्स्ट वाले का कुछ होगा, यहाँ सेकंड कंपाउंड का कुछ होगा, यहाँ थर्ड का होगा, यहाँ फोर्थ का होगा और यहाँ पर फिफ्थ का होगा। पांचों का साथ साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि दो दो का करना होता है। यस, देखो आकाश ने जैसे आंसर दिया है, यस यस यस, ऐसा कुछ आंसर। हाँ मंथन बेटा, उसको और इजी फॉर्म में लिख दो बच्चा, और रेशियो को इजी फॉर्म में लिख दो बेटा, रेशियो को फाइनली और इजी फॉर्म में, किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो जल्दी से कैंसिल करके इजी फॉर्म में लिख दो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये 5 कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड तो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। चलो मैं अब इन सीधे सीधे इनके नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखने जा रहा हूं इन सब में। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, अच्छा सबका ही आंसर आ गया, मंथर हो गया, स्नेहा हो गया, आकाश ने पहले बता दिया, तो अभिषेक ने बता दिया, यस ये बात हुई। तो ये 1 2 3 4 5 किसका रेशियो, ऑक्सीजन का रेशियो निकाला नाइट्रोजन को फिक्स करके, आई थिंक वही मुझे लग रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स किया होगा आप सबने और ऑक्सीजन के अंदर रेशियो निकाला होगा, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो यहां पर कितना नाइट्रोजन है 28 और ऑक्सीजन है 16, NO N है 14 और O है 16, ये है 28 और 16 3 सा कितना हो गया 48, और ये कितना होगा 14 रेशियो, ये हो गया 32, और ये कितना हो गया आपका 28 रेशियो कितना हो गया 80, ये हो गया। अब किसी एक को फिक्स किया, नाइट्रोजन वैसे इजीली फिक्स हो जाएगा, इसमें 28 है, इसमें 28 बना लेंगे, इसमें 28 है, इसमें 28 है, तो चलो नाइट्रोजन को 28 बना लेते हैं। इसको डबल करना पड़ेगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो और करके 28 रेशियो 64 डबल कर दिया मैंने, इसको पूरे को क्या कर दिया, डबल कर दिया। और किसको डबल करना होगा, ये 28 बन गया, इधर भी करना पड़ेगा भाई, इसको भी डबल करके लिखेंगे, और ये हो सकता है 28 रेशियो 32। अब इन सब में ऑक्सीजन का रेशियो चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 48, ऑक्सीजन 64, ऑक्सीजन 80। और इसको और इजी फॉर्म में लिखें, सिंपल फॉर्म में, सिंपल लिखाने का पर्पस मेरा यही था बेटा, सिंपल फॉर्म में, ये सब 16 से डिवाइड होते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, पांचों कंपाउंड में एक सिंपल रेशियो निकल के आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आ रहा है। ओके आकाश, यस, ऑक्सीजन फिक्स करके देखोगे तब भी यही आएगा, मतलब रेशियो कुछ ऐसा ही कुछ आएगा, मैं ये नहीं कह रहा 1 2 3 4 5 ही आएगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ एक होल नंबर रेशियो बन के आएगा उसमें। समझ में आ गया, अरे एक बार यस तो बोल दो, यस तो बोल दो कि समझ में आ गया, आ गया समझ में, तीनों लॉ हो गए क्लियर बेटा, है ना इजी, कितने इजी लॉ हैं ये सबके सब जो है आपके, यस बोल दो सबके सब, मंथन ओके, ओके यस, ओके। तो बेटा ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था, इसमें बेटा यही इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे। अब देखो इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसा मत समझा करो ना, देखो बेटा एंट्रेंस एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ये बार बार आप जैसे मुझे मैसेज करते हो कभी पर्सनली भी कि सर इंपॉर्टेंट पार्ट बता दो, बेटा जेई और नीट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता कुछ, सारे चैप्टर करने होते हैं, सब करने होते हैं, कुछ पता नहीं वो कहाँ से बना दे क्वेश्चंस, मतलब
जनरली क्या है कि ज्यादातर क्वेश्चन जहां से आते हैं, जो मेन मुझे लगा था थोड़ा टफ टाइप का चीज है, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। थोड़ा टाइम का बड़ा कंस्ट्रेंट है, ऑब्वियस सी बात है, 4 दिन हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट को दे दिए। अब कल के लेक्चर में हम जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, उसमें तो बहुत कुछ है भाई जो है। ओके अभिषेक, ओके ओके, सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। आकाश, रेनू, अपूर्व, अभिषेक, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा, आप किसी को भी निकाल सकते हो बेटा। अरे आकाश, वो आपकी बात सही है कि सीधे सीधे एटम को ही कर लेते हैं, घुमा फिरा के बोला ये जाता है बेटा, क्योंकि ये सारे जो लॉ बने ना, वो बेसिकली मास के बेसिस पे बनाए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के बेसिस पे बना है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मास का रेशियो कांस्टेंट होता है, और मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी मास का रेशियो ही निकाल के दिखाया जाता है। अब वो बात अलग है कि एंट्रेंस एग्जाम में तो मैंने पहले ही बोल दिया, सॉल्व भी क्यों करोगे, सीधे देखा दो दिया, दो से ज्यादा कंपाउंड है तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं कहां कह रहा हूं सॉल्व करो, मैं तो ये कह रहा हूं सॉल्व ही मत करो। लेकिन अगर कहीं और पर कोई ऐसा एग्जाम है, या स्कूल वगैरह की भी बात करें, अगर वहां पर पूछ भी लिया है, तो उनको पूरा ऐसा सोल्यूशन ऐसे दिखाना, सीधे सीधे बेटा एटम का रेशियो मत निकाल के दिखा देना, काट देंगे वो, जीरो आंसर, जीरो मार्क देंगे वहां पर, नहीं तो। ठीक है। सो अब बेटा कल के लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब देखो, स्टार्टिंग में तो वो सब चीजें क्यों अननेसेसरी टाइम ज्यादा वेस्ट करना है, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसको तो छोड़ देते हैं बेटा। उसके बाद हम लेके चलेंगे मेन जो मॉडल्स वगैरह हैं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्स मॉडल है, और बीच में कुछ लाइट्स वगैरह का डिस्कशन है। तो मुझ पे छोड़ दो, आपको पता ही है, सब कुछ छोड़ दिया करो मुझ पे, मुझे जो जो लगेगा मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक है। मुझे जो जो फील होगा, मैं देख लेता हूँ 4 दिन में कैसे कैसे टॉपिक डिवाइड करना है, वो मैं अपने हिसाब से कर लूँ। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप भी अपने अपने डाउट लेकर बैठे रहना बेटा, कि सर मुझे इस टॉपिक में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्योंकि बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। अब उसमें सारे के सारे आर्टिकल्स तो नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट मैं ट्राई करूंगा कि जो मेन मेन चीजें हैं वो हो जाएं। तो देखते हैं बेटा उसमें। अच्छा आकाश, हार्डवेयर स्पेक्ट्रम, ओके, आपने मुझे मेरे नॉलेज में डाल दिया, तो मैं बिल्कुल इसका केयर करूंगा। हार्डवेयर स्पेक्ट्रम बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग एक काम करना, तब तक मेरे वीडियो वगैरह देख लेना बेटा, वहां पर जो वो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो भी तो लिख रखी है ना, प्ले लिस्ट में है पड़े हुए बेटा, वो वीडियो भी देख लेना, उससे भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं बेटा जो है। और बाकी मुझे जो लगेगा वो चीज मैं कराऊंगा। थोड़ा सा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में टाइम मुझे लग रहा है शॉर्ट रह जाएगा, बट सीरीज जो भी है मैं बता दूंगा आपको बेटा। सो इसको अब क्लास को कंक्लूड किया जाए बेटा, कंक्लूड करें बेटा, आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं, ठीक है बेटा। चलो, अपना ध्यान रखो बेटा, सबके सब प्रैक्टिस करते रहो बेटा रेगुलर। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।